हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की अपनी इस वीडियो में एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे मेरा ये प्रयास रहेगा कि CUET के लिए जो हिस्ट्री के आपके MCQs बनने वाले हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ से कवर रहे। मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ MCQs कवर करवाए हैं। इसके अलावा मैंने डेट, फैक्ट और हर एक चैप्टर के लगभग इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, डेट है, उनको कवर करने का प्रयास किया है। और मैच ऑफ द फॉलोइंग मैंने एक अच्छे खासे कवर करे हैं जिनसे आपके कई सारे MCQs सोल्व होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। प्लीज़ मेरा यही एक प्रयास है कि एक वीडियो में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट कवर करवाऊं, तो आप ट्राई करना कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपके पास टाइम कम है तो 2x पे करके भी देख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत सारा टाइम नहीं लगाऊंगा, फास्ट ही बताऊंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन इतनी स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। मनी लेंडर वर कोल्ड दिकूज। मनी लेंडर को दिकूज कहते थे। जी बिल्कुल सही है। बेसिकली जो आउटसाइडर होते थे, जो ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे, उन्हें कहते थे। तो ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट है, जमींदार हायर द संथाल टू रिक्लेम द लैंड। ये भी ऑप्शन सही है। संथाल को जमींदार ने और अंग्रेजों ने क्या करा था, हायर करा था ताकि वो जमीन को रिक्लेम कर सके, क्योंकि पहाड़ी लोग थे वो वहां पे आके कैप्चर कर लेते थे और जो वहां पे खेती करते थे उनसे खेती भी नहीं करने देते थे। इस तरह की कुछ कंडीशन थी वहां पे। तो ये सही था। संथाल वर मर्चेंट ना, संथाल मर्चेंट नहीं थे, ये बात रॉन्ग है। और जिस लैंड पे संथाल काम कर रहे थे उनको दामीन एको बोलते थे। जो पर्टिकुलर जमीन है वो संथाल के एरिया में आ रही थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर A, B, D इसकी स्टेटमेंट के एकदम सही है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट तो दे रखी है, वो है संथाल चार्ज हैवी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दिकूज मनी लेंडर। ना, बिल्कुल रॉन्ग है। दिकूज मनी लेंडर थे, वो चार्ज करते थे लैंड रेवेन्यू, जो फार्मर होते थे, जो पीजेंट होते थे, जो वहां पे खेती करते थे, उनसे, ना कि ये करते थे। तो ये बात है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द जमींदार। जमींदार के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, अपने को वो पढ़नी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि मिल्कियत लैंड वर कल्टीवेटेड फॉर द जनरल यूज ऑफ द पीपल। ना, मिल्कियत जमीन उसको कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी जमींदार की खुद की अपनी जमीन होती थी, तो वो कहते हैं वो जनरल यूज के लिए नहीं देते थे लोगों को। ये बात रोंग है एकदम। दूसरी बात है, जमींदार कुड सेल, कहते जो जमीन जमींदार की होती थी यानी कि मिल्कियत जमीन होती थी उसको वो सेल भी कर सकते थे, अपनी मोर्गेज के तौर पर भी उसका यूज कर सकते थे, यानी कि लोन वोन लेने के लिए तो बिल्कुल कर सकते थे, खुद की जमीन है वो उनकी। नेक्स्ट है, जमींदार कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ। मिल्कियत जमीन के बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, ये बात गलत है। वो खुद की जमीन होती थी जो अपने लिए वो रखा करते थे मेनली, तो वहां पे टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे वो, ये बात सही नहीं है। मोस्ट जमींदार लैंड फोर्ट्रेस एज वेल एज आर्म्ड कॉन्टीजेंट। नेक्स्ट वाली जो बात है यहाँ पे क्या बोली गई है कि ज्यादातर जो जमींदार होते थे उनके पास खुद के फोर्ट होते थे, खुद के पास आर्मी होती थी। जी बिल्कुल होती थी, ये बात एकदम सही है। और नेक्स्ट वाली, कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्स वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर फॉर द जमींदार, ये भी बात एकदम सही है। तो ये है स्टेटमेंट सारी जमींदार के बारे में सही। तो आपको इन क्वेश्चंस को आंखों से जरूर निकालना है एक बार बाद में। और मिल्कियत को नीचे मैंने बता रखा है क्या है, वो आप चेक कर लेना। कौरवास और पांडवास कौन सी रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कुरु फैमिली से बिलोंग करते थे मेनली, ठीक है। आगे बात करते हैं। विच रिपोर्ट रिप्रोड्यूस जमींदार एंड रेयोत पेटिशन एज अपेंडिक्स और कंसिडरेशन फॉर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर, ये फिफ्थ जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह की पेटिशन तो दाखिल करी गई है जिनसे अपने को पता चलता है कि वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर कैसे काम कर पा रही है या क्या उसमें कमी है। ये रिपोर्ट जो थी, जो जमींदार और इनके रियोत के बारे में जो बता रही थी, वो फिफ्थ रिपोर्ट थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। द रेबल्स लीडर इशूड प्रोक्लेमेशन एंड फ्यू प्रोपेगेट देयर आइडियाज ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट टू। कहते जो ज्यादातर प्रोक्लेमेशन करी, जो रेबल्स ने 1857 में जो रिवोल्ट करा, इस रिवोल्ट को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहा जाता है। तो इसमें कहते वो अपने जो इशूड को प्रोक्लेम करते थे, अपनी जो बातें थी वो बताते थे। वो कैसे बताते थे, तो इश्तिहार के थ्रू बताते थे, उनको इश्तिहार कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे बात करते हैं 1857 द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी वाज सेड इन रेफरेंस टू विच स्टेट। ये कौन से स्टेट के लिए ऐसे कहा गया था कि बॉडी से लाइफ चली गई है, ये अवध के लिए कहा गया था। क्यों कहा गया था, आपको याद हो रहा होगा, जब वहां पे सब्सिडरी अलायंस इंपोज करके वहां के राजा को निकाल दिया गया था। और राजा था, उनको पूरी वहां की जो प्रजा थी, सारी जनता थी, वो उसे बहुत पसंद करती थी, तब उनके लिए ऐसा कहा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है। बेल ऑफ आर्म्स वॉज अ स्टोर रूम इन विच वेपन वर केप्ट। बिल्कुल सही है, जहां पे वेपन रखे जाते हैं उसे बेल्स ऑफ आर्म कहते हैं, बेल ऑफ आर्म्स कहते हैं, सही बात है ये। सेकंड है, द आर्मी ऑफ अवध सपोर्टेड द ब्रिटिश। की आर्मी थी अवध की, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट करा नहीं। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो अवध की आर्मी ने, ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी भाई। फिरंगी इज अ टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन। बिल्कुल सही है, पर्शियन ओरिजिन का टर्म है जिसका मतलब ब्रिटिशर्स को रेबल्स ने ये टर्म दिया था। फिरंगी मतलब जो एक तरह से बाहर से आने वाले अंग्रेजों के लिए वर्ड बोला गया था। नेक्स्ट वाला है, द सेवंथ
अवध इरेगुलर कावलरी है उसने कहते एक्सेप्ट करा था न्यू कार्टिज इन अर्ली मई ना, नहीं करा था उसने, तो इसका विरोध करा था कि जो नई गोलियां आ रही है, जो एक तरह से नई बंदूक बनी थी, कौन सी, रॉयल इनफील्ड करके जो बंदूक आई थी, उसका विरोध करा था, क्योंकि उसमें अंदर कहा जा रहा था कि जो कारतूस डल रहे हैं उसको बाद में मुंह से छीलना पड़ेगा जब आपको कारतूस को चलाना होगा, चलाने से पहले। तो इसमें क्या था, कहा गया था कि इसमें किसका लेप लगा हुआ है, किसका लेप लगा हुआ है, गाय और सुअर की चर्बी का। तो इन्होंने विरोध करा था, ये बात एकदम रॉन्ग है कि इन्होंने एक्सेप्ट करा था। नेक्स्ट है लोकल लीडर इमर्ज यूजिंग अर्जिंग पीजेंट्स जमींदार एंड ट्राइबल टू रिवोल्ट, एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट ऑफ 1856 55-56 में संथाल का लीडर कौन था जब उन्होंने रिवोल्ट करा था? तो इसका नाम है सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी, यहाँ पे बिरसा मुंडा दे रखा, वो तो झारखंड के एक इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं जो मूवमेंट में काम करते हैं, ये सिद्धू मांझी थे, याद रखना है आपको। हु फोर्ट इन द फेमस बैटल ऑफ चिनहट इन विच द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड, किसने लड़ाई लड़ी थी हेनरी लॉरेंस के अगेंस्ट में? जब बैटल ऑफ चिनहट हुआ था, ये उत्तर प्रदेश का एक एरिया पड़ता है लखनऊ के पास, तो वहां पे इनके अगेंस्ट में लड़ने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, याद रखना ये बात आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द कमिश्नर ऑफ लखनऊ व्हेन द रेबल्स बीसीज्ड इट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के टाइम में लखनऊ का कमिश्नर कौन था जब ये रेवल्स हुआ? तो आसान सी बात है, हेनरी लॉरेंस था, आपको याद रखना है। द सनसेट लॉ वॉज एसोसिएटेड विद, ये कौन सी पॉलिसी रिलेटेड है सनसेट से? तो ये जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सिस्टम है, इससे है, क्योंकि इसमें ये होता था कि जब ड्यू डेट आ गई ना, उस टाइम पे जो जमींदार होता था उसको टैक्स देना ही पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर वो नहीं दे पा रहा है सूर छिपने से पहले तो उसके ऊपर प्लेंटी वगैरह लगती थी। तो इसी को सिस्टम को बोलते थे सनसेट लॉ, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, याद रखना है। ड्यूरिंग द सोल्ट मार्च गांधी जी बिगेन वॉकिंग टुवर्ड द ओशियन फ्रॉम हिज आश्रम लोकेटेड, वो आश्रम उनका कहां से लोकेट था जब इन्होंने ये शुरू करी थी? तो साबरमती से। कब शुरू करी थी? 12 मार्च 1930 को शुरू करी थी, दांडी तक गए थे, ये बात आपको ये ध्यान रखनी है। आगे वैसे सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सट्रीमली कवर कर रखा है, आप बस जुड़े रहना वीडियो में, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इतने मैंने मैच ऑफ द फॉलोइंग कवर करे हैं, आपको सच में ऐसे लगेगा कि एक वीडियो से जितनी हेल्प हो सकती थी वो एक वीडियो में मैंने बनाने का प्रयास करा, कवर करने का प्रयास करा। महात्मा गांधी सोल्ट मार्च वॉज नोटेबल एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी फोकस्ड ऑन, किसके ऊपर फोकस किया गया था? मेन जो महात्मा गांधी की सोल्ट मार्च थी, तो ये थी कि पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें मेनली वोमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, और इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय नाम की महिला थी, जिनके कहने से यहाँ पे वोमेन को भी इस मूवमेंट के अंदर इंक्लूड करा गया था, ये बात आपको ध्यान देनी है। पूर्ण स्वराज था, उसका गोल क्या था? तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। 1929 के कांग्रेस सेशन में इस बात को रखा गया था जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, ये बात आपको याद रखना। इसीलिए 26 जनवरी को कई जगह हमने पेट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह गाए, जो फ्लैग वगैरह उसको होस्ट वगैरह कर लिया गया था, एक तरह से सेलिब्रेशन भी हमने सेलिब्रेट कर लिया गया था इंडिपेंडेंस का। इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया, उसको लागू करने की जो डेट है वो 26 जनवरी हमने रखी थी। हालांकि वो बन के तो तैयार बहुत पहले हो गया था, बहुत पहले, कब? 26 नवंबर 1949 को वो हमारा रेडी हो गया था, लेकिन हमने उसे अडॉप्ट कब करा था, एकदम लागू कब करा था हमारे देश के लिए? 26 जनवरी 1950 को लागू करा था। क्यों लागू करा था? क्योंकि ये डे हमने उस दिन से डिसाइड कर लिया गया था, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को अपने कई सारे पार्ट में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी मेड इट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कहते हैं यहाँ पे कौन सी बात मेनली उन्होंने कही थी उनके रिगार्डिंग? तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस को देखना है। सबसे पहले क्या कहती, गांधी जी चार्ज द इंडियन इलाइट, गांधी जी क्या करते हैं कि चार्ज करते हैं इंडियन इलाइट विद द लेक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर। बिल्कुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि यहाँ पे जो इंडियन इलाइट क्लास है वो है ना, जो पीजेंट्स वगैरह है, वर्कर क्लास है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इवन जब आपको पता है ये जो BHU की मीटिंग हुई थी 1916 में, तो वहां पे गांधी जी ने स्पीच के टाइम पे ये बातें कही थी कि भाई जो इंपॉर्टेंट पीपल है वो इस मीटिंग में नहीं है। इंपॉर्टेंट पीपल उन्होंने उन्हीं को कहा था, जो लैंडलेस लेबर है, पीजेंट है, इन सब के लिए कहा था कि वो लोग इसमें है नहीं, हम सिर्फ इलाइट क्लास यहाँ पे आई है। तो कहते उनके आने से हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हम सबको एक होना होगा। तो यहां से बातें गई थी, तो ये पॉइंट उसमें कवर करा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको देखना है कि गांधी जी वॉज नॉट वरीड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट, ये यहां पे नॉट वरीड अबाउट द लिख दिया ना, यही बात गलत होगी, यहीं से छोड़ दो। गांधी जी ने ये कहा कि आर साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू लॉयर्स ना, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं की कि लॉयर डॉक्टर से ही कहते हैं अपनी साल्वेशन, मुक्ति आ सकती है, मोक्ष मिल सकता है, ऐसी बात नहीं की थी गांधी जी ने। गांधी जी एम्फेसिस दैट फार्मर आर गोइंग टू सिक्योर द साल्वेशन ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल कहा था कि इंडिया को अगर मुक्ति चाहिए ना तो फार्मर ये काम करवा सकते हैं, ये बात गांधी जी ने कही थी, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया भी था। और लास्ट वाली गांधी जी ने क्या कहा था, टोल्ड द प्रिविलेजेस इनविटीज को, ये कहा कि आपको मेनली किसके लिए काम करना है, हमें अपने ट्रस्ट करना होगा कंट्री मैन पे, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर। ये बात है एकदम सही, तो ये है स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की सही, तो इन स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेक कर लेना आप। हु वाज द
फर्स्ट वुमन टू बी ordained एज भिखुनी? भिखुनी सबसे पहले कौन बने थे? तो महाप्रजापति गौतमी बनी थी, आपको पता ही होगा ये सब। हु अमंग अस द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ वैदिक? वैदिक के अकॉर्डिंग हमारे प्रिंसिपल डेटीज अग्नि, इंद्र और सोम को माना गया है, ये बात भी आपको पता होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला लिखा है विनय पिटका में, कहते हैं वो डिस्क्राइब नहीं करता, रूल्स फॉर मोंक ना करता है। नीचे इसके बारे में पूरा कंप्लीट मैंने लिख रखा है किसमें क्या डिस्क्राइब किया गया। तो विनय पिटका है वो मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए रूल बताता है, ये बात इसने लिखा है कि नहीं करता, तो ये बात रॉन्ग होगी, पहली हमारी ए रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है कि बुद्धिज्म मेनली ग्रू होता है डेथ ऑफ बुद्धा के बाद में ना, डेथ ऑफ बुद्धा के बाद में नहीं, जब गौतम बुद्ध ने ट्राई करा था इसको, टीचिंग देना शुरू करा था, तब से ये इन्फ्लुएंस में आ गया था, तो ये बात भी रॉन्ग होती है हमारी। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। तो सूत पिटाका आर द वर्सेस कंपोज्ड बाय भिखुनीज, कुछ हद तक ये बात ठीक है, इसमें लिखे होते हैं ये बातें, ठीक है। और पूना वॉज अ रिच लैंड लेडी, तो ये बात भी इसके अगेंस्ट में, ये बात भी रॉन्ग है, तो ये होगी हमारी। तो यहां से आप आगे वाली पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे वाली एकदम लाइन सही है, तो ये स्टेटमेंट आप चेक कर लेना। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा वर द एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट। जी बिल्कुल सही है, ये बात क्या कहा गया है कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता वो थे, एंग्लिसाइज का मतलब होता है ब्रिटिश की कल्चर के अकॉर्डिंग बनाना उनको। तो कहते ये बनाए गए थे, ये मेनली कौन से ट्रेडिंग पोस्ट थे? तो ये विलेजेस ट्रेडिंग पोस्ट थे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कहते हैं इनमें इस स्टेटमेंट में से सही कौन सी स्टेटमेंट है, आपको ये ध्यान देना है सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले गुरु अर्जन कंपाइल करते हैं गुरु नानक के हाइम्स को आदि ग्रंथ साहिब में, एकदम बात सही है, ये एकदम सही है, आप सबको पता ही होगा। गुरु तेग बहादुर ने कहते फाउंडेशन रखी थी खालसा पंथ की, बिल्कुल नहीं रखी थी, ये बात आपको पता है। गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब, ये बात भी रॉन्ग है, गुरु नानक देव जी ने कंपोज नहीं करी थी गुरु ग्रंथ साहिब को, ये बात भी रॉन्ग होती है। मीराबाई कहते एक मराठा की प्रिंसेस थी, ना बिल्कुल नहीं, राजपूत प्रिंसेस थी। तो ए और ई इसमें सही है, बाकी सारे के सारे क्या है रॉन्ग है। विच सूफी टीचर वॉज ऑल्सो नोन एज गरीब नवाज, कौन से सूफी संत को कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन को कहा जाता है, इनकी चिश्ती अजमेर के अंदर है, आपको पता है। अकबर यहाँ पे आई थिंक 14 टाइम्स विजिट करते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम विजिट करते हैं अकबर यहाँ पे, ठीक है। इन्हें गरीब नवाज के तौर पर जाना जाता है, राजस्थान के अजमेर में है ये। लॉर्ड जगन्नाथ कौन से भगवान को कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी, ये दोबारा रिपीट हुआ है, यहां से 2 क्वेश्चन आगे चलते हैं। विच मुगल क्रॉनिकल व्यूड द एम्परर एज अ सुप्रीम सोवियन बिकॉज नोबिलिटी वांटेड हिम टू बी वन, क्या चाहते थे? मतलब कि मुगल क्रॉनिकल्स में एम्परर को सबसे बड़ा सुप्रीम माना गया, क्यों माना गया सुप्रीम उसे, क्यों उसे सबसे बड़ी अथॉरिटी माना गया है? क्योंकि ये माना जाता था विजन ऑफ द अंपायर व्यूड द एम्परर एज द सोल रूलर, ऐसे मानते थे कि अंपायर में मेनली रूलर ही सब कुछ है, रूलर ही सब कुछ करता धरता है, अगर वो करने वाला है तो अंपायर अपने आप चलेगा, ये वहां पे माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यहां पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, तो आप सेकंड पे चले जाना। विच क्रॉनिकल सेज द किंगडम मस्ट फॉलो द किंग्स ऑर्डर, कौन से क्रॉनिकल ये कहा था कि किंगडम को फॉलो करना है किंग के ऑर्डर को? तो ये कहा था अकबरनामा में। अकबरनामा में किसने लिखा? नीचे क्वेश्चन इसको कवर कर दिया मैंने, अबुल फजल ने लिखा था, इसको याद रखना है आपको। अबुल फजल मुगल के सबसे बड़े पोइट में से एक थे, बड़े पोइट में से एक क्या थे? बड़े पोइट ही वही थे सबसे बड़े। विच पिटाका डील्स विद द फिलोसफिकल मैटर, इनमें से फिलोसफिकल मैटर के बारे में बताने वाली 3 पिटाकास होती है, उनमें से ये अभिधम पिटाका बताती है। विनय पिटाका के बारे में ऊपर पढ़ के, सूत पिटाका के बारे में नीचे आएगा डिटेल में, तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। अशोका वंदना किससे बिलोंग करता है? अशोका वंदना जो बिलोंग करता है वो सेक्ट से बिलोंग करता है बुद्धिज्म से। आपको पता है यार, नाम अशोका आ गया, अशोका किस धर्म को स्प्रेड कर रहे थे? बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। तो उनके बारे में जो बुद्धिज्म की रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, सॉरी अशोका की रिलीजियस पॉलिसी कैसी थी, उसको जो लिखा गया है वो अशोका वंदना है। आगे है शाहजी की डेरी, ये कहां पे लोकेट है? ये पेशावर के अंदर है शाहजी की डेरी। ये ऐसे मान लो कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो उनके स्तूपास है, विहारास है, उनके बारे में ये, इसको कनिष्का ने बिल्ड करा था। पेशावर पाकिस्तान में ये आज के टाइम में देखने को मिलती है, याद रखना। नेक्स्ट अब बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहते हैं रिप्रेजेंट करता है अबोर्ड ऑफ द गॉड, इसको क्या कहते हैं? उसको हर्मिका कहते हैं। इसकी आप फोटो, अगर आपके बुक में इसकी फोटो दे रखी है, चाहो तो आप देख लेना, नहीं तो आपको याद रह जाएगा। आगे बात करते हैं अंडा, तो जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है आधा गोल टाइप, उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सालीभांजी का मोटिव इन सांची स्तूप? सांची के स्तूप में कहते हैं सालीभांजी का किसका एक सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन देता है? तो ऑस्पिशियस सिंबल है ये, इसको ये इंडिकेट करता है, याद रखना है। आगे है महावीरा फॉर्मली कहते हैं किस नाम से और जाने जाते हैं? उनको सिद्धार्थ कहते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट है वेयर डिड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला सरमन, पहला उपदेश जो बुद्धा है वो कहां देते हैं? ये पूरी नीचे डिटेल में लिखा हुआ है, इनका जन्म कहां हुआ, डेथ कहां हुई, सब कुछ बताया है। लेकिन ये याद रखना सारनाथ के अंदर अपना पहला सरमन यानी कि उपदेश देते हैं। गौतम बुद्धा के फादर कौन सी चीफ क्लान से बिलोंग करते थे? तो साक्या क्लान से बिलोंग करते थे। और हेगियोग्राफी किसे कहते हैं? तो संत के ऊपर या स्पिरिचुअल लीडर के बारे में लिखी जाने वाली बातों को अपने हेगियोग्राफी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एक हट जो ऊपर से पॉइंटेड रूफ हो, उससे ऊपर से पॉइंटेड माने तिखा टाइप रूफ हो, उसको बोलते हैं कुटाग्रहशाला, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। हु रोड द
line, it seems to me a suicidal and indispensable policy to allow the country to be looted of original works of ancient art। ये कहा था एच कोल ने जब हमारे यहाँ से, जैसे एक तो सांची का स्तूप मिला था, एक अमरावती का स्तूप मिला था, तो अमरावती के स्तूप को हम प्रिजर्व नहीं कर पाए थे, तो उनकी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे ये बात एच कोल ने कहा था कि मेरे को तो एक सुसाइड करने वाली पॉलिसी जैसी लग रही है कि यहाँ के इतने एंशियंट इंपॉर्टेंट वर्क कर उसको लूटने दिए जा रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। जाराथुस्त्रा या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है यार आप देख लेना, बिलोंग्स टू विच कंट्री, ईरान से बिलोंग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऐसे मान लो फिलोसफर होते हैं, इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाले होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना है आपको। मैच ऑफ द फॉलोइंग, अब आते हैं आपके बहुत सारे, यहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर लिखना छोड़ दिए 40 के बाद से। अब इसे एक क्वेश्चन में करीब 20 क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा और एक क्वेश्चन के अंदर करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो अब आप सोच लेना कि मैं कितने क्वेश्चन यहां से कवर कराऊंगा और कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आप आंखों से निकाल के जा रहे हो, आपको याद नहीं करना यहां से, क्योंकि एमसीक्यूज अगर अपने आंखों से निकाले तो उससे रिलेटेड पॉइंट भी कोई एग्जाम में आता है तो अपने को याद आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन देके अपने को याद आ जाएगा, एक बार पढ़ा है। तो इन वीडियोस को सिर्फ देखने का प्रयास करो मेनली कि कितना मेरे को याद हो रहा है, बस ऑब्जर्व करो हल्का फुल्का, ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1920 तक चला था, तो 1919 में शुरू हुआ था, सेम ऐसी डेट दिया होगा, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में कर देना है। ये मैंने मैच करके लगाया आपको, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और ये कमल अटार्क कहां के थे? तो टर्किश रूलर थे, ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा सा अलग है ये पॉइंट, आपको शायद इतना नाम बताओ, बस याद रखना है आपको। लुईस फिशर सबको पता है, महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाले इंसान थे ये आपके इंग्लिश में भी चैप्टर था। तो ये बात होगी हमारा एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन से अपनों ने 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नाना साहब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उनसे रिलेटेड ये पॉइंट है। तो नाना साहब कहां से थे? कानपुर थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से बिलोंग कर रहे थे। कुंवर सिंह आरा नाम की जगह से बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है आपको। और ब्रिजेश कादिर कहां से थे? अवध से। तो यहां से इन्होंने 1857 के मूवमेंट को, रिवोल्ट को लीड करा या पार्टिसिपेट करा, ये बात आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुशानाज किसके लिए जाने जाते हैं? कुशानाज अपने आप को, अपने क्वाइंस पे आपको पता, देवपुत्र या सन ऑफ गॉड लिखवाते थे, तो इन्हें देवपुत्र कहा जाता है। अशोका को पियादसी कहा गया। इनके बारे में खोज किसने करी थी? इनके डिसाइफर ब्राह्मी को खोज करा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसप ने। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने, ये बात आपको याद रखनी है। आगे समुद्रगुप्त, जिनके ऊपर प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने थी? हरिसेना ने। वो कौन थे? वो इनके कोर्ट पोइट थे। ये लोग कहां से कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्यूमेंट द इंस्क्रिप्शन ऑन द टेंपल वॉल, ये जो लिखा था डॉक्यूमेंटिंग इंस्क्रिप्शन ऑन द टेंपल वॉल, ये थे अलेक्जेंडर ग्रीन लो। आगे विजिट करा विजयनगर के अंदर 1800 में जे फ्लीट ने। ये बातें आप एक बार आंखों से निकाल के जा रहे हो तो भी याद रहेगा। और एक बात याद आपको रखनी है, जब भी मैच ऑफ द फॉलोइंग करो तो एलिमिनेट मेथड का यूज करना, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपको आ रहा है पहले वो चेक करो और उसी के बेस पे आपको कोई ऑप्शन नजर आ गया और एक ही है तो उसी से आपका पार पड़ जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई होप आप समझ रहे हो ये बात, है ना। नेक्स्ट बात करें, कंजर्वेशन वर्क ऑफ विजयनगरा बिगेन अंडर हिम। कहते किसके टाइम पीरियड में विजयनगरा को कंजर्व करने का प्रयास करा? जॉन मार्शल के टाइम पीरियड में। डेविस सीज फोटोग्राफी एट हम्पी, यानी कि हम्पी के बारे में कंप्लीट थोड़ा सा रिकॉर्ड देने वाले, उसके बारे में डिटेल तैयार करने वाले कौन थे? कॉलिन मैकेंजी थे। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, डुआर्टे बरबोसा कहां के थे? पुर्तगाल के ट्रेवलर थे। मार्को पोलो इटली से थे। इब्न बतूता मोरक्को से थे, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए याद रखना है। एंटीनियो मोन्सरेटे थे, वो स्पेन से थे, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ, प्लाउ के बने हुए मिट्टी के जो टेराकोटा बेसिकली उनको बोलते हैं, जो मिट्टी के पकी हुई खिलौने वगैरह बने होते हैं। तो ये चोलिस्तान में देखने को मिलता है, ये जगह पाकिस्तान में पाई जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। प्लाउ किया हुआ फील्ड कहां से मिला अपने को? कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान में। ट्रेसेस ऑफ कनाल अपने को कहां देखने को मिलते हैं? शोरतगोई। सिर्फ एक ही जगह अपने को ट्रेसेस ऑफ कनाल देखने को मिलते हैं, शोरतगई अफगानिस्तान में, ये बात आपको याद रखनी है। वाटर रिजर्वोयर्स सिर्फ एक जगह देखने को मिलते हैं, धोलावीरा के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है, गुजरात के अंदर ये एरिया पड़ता है। तो इन पॉइंट को याद रखना है। शेल मेकिंग के लिए फेमस जगह नागेश्वर थी। कार्नेलियन साउथ राजस्थान में पाए जाते हैं। लोथल के अंदर स्टिएटाइट मिलता है, स्टिएटाइट को एक सोप स्टोन टाइप पत्थर बोलते हैं। और लेपिस लोजुली कहां के लिए फेमस था? शोरतगई के लिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में इनमें से कुछ भी बातें कैसे भी आ सकती है, कैसे एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। लार्जर नेटवर्क ऑफ किंगफोंग का एक बड़ा लार्जर नेटवर्क, जिसमें अपने परिवार आती है, अपने सारे आगे से आगे रिलेटिव आते हैं, उनको जाति कहते हैं। और फैमिली जिसको अपने कुल कहते हैं, और पीपल जिसको जना कहते हैं, और लिनेज जिनको वंशा कहते हैं। ये बात आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सारी की सारी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, मेघे ढाका तारा, ये क्या है? ये ऋत्विक घटक के द्वारा दिया गया है। गर्म हवा, ये एक तरह से फिल्म है, एक तरह से ये फिल्म थी जो बंगाल के पार्टीशन से रिलेटेड थी, तो ये ऋत्विक घटक इसके मेन है जो बनाने वाले हैं। और गर्म हवा ये है हबीब तनवीर और तमास एमएस सथायु के द्वारा। और जिस लाहौर नई व्याख्या
इस तरह से कुछ है, ये गोविंद निहलानी करके, तो इनको थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना। मेरे अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट ठीक है, मेरे को एक बुक से मिला था ये क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया। सच बताऊं तो मेरे को भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ एक पॉइंट्स की नॉलेज है, बाकी नहीं है नॉलेज। आगे बात करते हैं प्राकृत नेम ऑफ राजगीर। राजगीर का जो प्राकृत नेम था बिहार के अंदर जो लोकेट पड़ती है, उसका पहले क्या नाम था? उसे राजगहा कहा जाता था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। राजागहा राजा की रहने वाली जगह। प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा, जो प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा है, उसको पहले वहां पे क्या नाम किया? कालिंगा। और कलिंगा वॉर के बाद में आपको पता है वहां पे अशोका ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया था इस वॉर के बाद में। प्रेजेंट डे पटना, उसको पाटलिपुत्र कहते थे। और कौटिल्य के जो राइटर है उसको अर्थशास्त्र लिखी है उन्होंने बुक। कौटिल्य थे, उन्होंने क्या बुक लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। और इंडिका बुक को किसने लिखा? मैग्स्थनीज ने लिखा है। वैसे खैर आगे पॉइंट मैंने इनको कवर करा है। इनिशियल कैपिटल ऑफ मगधा, मगधा की इनिशियल कैपिटल का नाम राजगह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और प्रोविंशियल सेंटर कौन से थे मौर्यन के टाइम पीरियड में? तो तक्षशिला और उज्जैन उनके मेन प्रोविंशियल सेंटर थे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। गोल्ड माइंस कर्नाटका की सुवर्णगिरी कही जाती है, वहां मिली है। सुदर्शन लेक गुजरात के अंदर मिली। ये बातें सारी की सारी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डच क्या रूल हुआ? मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश के एरिया में पड़ता है, एक तरह से उन्होंने अपना रूल शुरू कर दिया था 1605 में। पोर्तुगीज ने पणजी यानी कि गोवा के इलाके में 1510 के अंदर रूल स्टेब्लिश कर लिया था। और फ्रेंच ने पौंडीचेरी के अंदर 1673 में, और ब्रिटिश ने मद्रास में 1639 में। अब इनको आंखों से निकालना, डेट याद नहीं करनी होती, आंखों से निकालनी होती कि देखो मेरे को याद आ गया कि वहां पे कोई पॉइंट आता है कि पौंडीचेरी के अंदर पुर्तगीज ने पणजी के अंदर रूल कब करा था, तो एक बार आंखों से निकाल दिया 1510। अब वहां पे ऑप्शन में देख के आपको ये याद आ जाएगा कि यार 1510 करके मैंने पढ़ा था, फ्रेंच ने पौंडीचेरी में 1673 पढ़ा था, तो ऐसी बात आपको याद आ जाएगी। एकदम रट्टा नहीं मारना है, इनको बस देख के चलना है। रिलीफ ऑफ लखनऊ है, वो किसने बनाया? थॉमस जॉन्स बार्कर ने बनाया था। ये सारे के सारे 1857 के टाइम पीरियड में एक तरह से जो रेबल्स थे उनके अगेंस्ट में बनाई गई पेंटिंग है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग्स है। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ बनाई थी थॉमस जॉन्स बार्कर ने। इन मेमोरियम बनाई थी जोसेफ नोल पेटोन ने और जस्टिस पंच ने। और एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनिस इन पेशावर के बारे में न्यूज में जो बनाई वो इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के बारे में दिया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि 1857 के अंदर रेबल्स को एक तरह से कातिल दिखाया गया, उनको बुरा दिखाया, तो उनके रिगार्डिंग जो अंग्रेजों ने पेंटिंग्स बनाई, न्यूज़पेपर वगैरह में जो निकाला, पब्लिश करा, वो सारी चीजें किस किस है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की डिस्कवरी किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। सबसे पहली साइट थी हमारी, आपको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको डिस्कवर करा गया था। चाहुंद्रो को एनजी मजूमदार ने करा, कलिंगा की बीबी लाल ने करा था, और मोहनजोदारो को राखल दास बनर्जी ने करा था 1922 में। आगे बात करते हैं पीर किसे कहते हैं? सूफी टीचर को पीर कहते हैं। मुरीद डिसिपाइल जो स्टूडेंट होता है उसे कहते हैं। खलीफा सक्सेसर होता है जो सूफी संत का आगे से आगे जो चलता है उसको कहते हैं। और खान का वो जगह जहां पे सूफी संत रहते हैं, अपने स्पीच वगैरह को देते हैं। आगे कांग्रेस सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। सूरत अधिवेशन कब हुआ, यानी कि सेशन कब हुआ, तो आपको याद रखना 1907 में, इलाहाबाद में 1910 के अंदर, कलकत्ता के अंदर 1906 के अंदर, और बनारस में 1905 के अंदर। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आगे है लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स को क्या कहते हैं? जिनको ज्यादा जमीन अलॉट होती है और बड़े बड़े फ्यूडल होते हैं, मतलब जिनके अंडर में बहुत सारी जमीन आती है, उनको जागीरदार सिस्टम कहते हैं। जिनके अंडर में एक जागीरदार के अंडर में 100 गांव भी आते थे कई बार, ठीक, और इससे ज्यादा भी आ सकते थे, इससे कम भी आ सकते थे। लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर और रेंट कलेक्टर, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कहा जाता था कि जमींदार से एक फिक्स टैक्स लिया जाएगा, रेंट कलेक्टर बोलते थे उनको, कि तुम टैक्स लोगे फार्मर से, और ब्रिटिशर्स को वो डिपॉजिट कराया करते थे, उनको जमींदार सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट भी आपको पता है कहा जाता था। लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबल्ट मोर्गेज गिफ्ट और सेल, वो रयोत वाली सिस्टम थी कि तुम्हें टैक्स लेना है, तुम्हें टैक्स आगे डिपॉजिट कराना है, अपने परिवार का मतलब टैक्स तुम्हें अपने मतलब जो फसल पे हो रहा है वो तुम्हें ही देना है, तुम अपने जमीन पे बिहाफ पे तुम लोन वगैरह ले सकते हो, तो वो रयोत वाली सिस्टम था। लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू महल्स के अंदर डिवाइड करा गया, और ईच महल कंप्राइज करती थी एक या एक से ज्यादा काम, तो इसे महलवाड़ी सिस्टम कहते थे। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? चेयरमैन थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के। और एस एन मुखर्जी कौन थे? चीफ क्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। और जवाहरलाल नेहरू हमारे, जिन्होंने इंट्रोडक्शन करा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कब दिया था ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? याद रखना आपको 13 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर क्या हुआ था, जिसको बॉयकॉट करा था मुस्लिम लीग ने, और जिसके अंदर प्रेसिडेंट हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जब हमारी 11 दिसंबर को हुई, उसके अंदर परमानेंट प्रेसिडेंट जो बन गए थे हमारे, और वो कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, एक क्वेश्चन से मैंने कई सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करा। आगे चलते हैं। गौतम बुद्धा इंडिया से बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट फिलोसफर मान लो, इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर मान लो। सेम ऐसे किंग जी चाइना से थे, और जाराथुस्त्रा ईरान से थे, और स्कोटोस, ये सोक्रेटोस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये ग्रीस के थे। इनके बारे में तो आप अगर फर्दर ग्रेजुएशन में स्टडी करोगे, बीए वगैरह करोगे, तो आपको वहां से पढ़ने को मिलेगी। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे आपको जानने को मिलेगा इनके बारे में काफी कुछ।
हमारे इंडिया में इंट्रोडक्शन कब हुआ रेलवेज का, तो 1853 में हुआ। फोर्ट एसटी जॉर्ज मद्रास के अंदर बनाया गया, फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर है, और बोहरब बाजार करके है जो बोरा बाजार बोलते हैं जिसको, ये था बॉम्बे के अंदर। तो इन बातों को ध्यान देना है आंखों से, बस आंखों से निकाल के चलोगे याद आ जाएगा, फोर्ट विलियम कलकत्ता और फोर्ट एसटी जॉर्ज मद्रास। आगे है हेडमैन जिसको मंडल भी कहते हैं, पटवारी जो कि विलेज अकाउंटेंट होता है, लेबर जिसको बेगर कहते हैं, और उसको खारबंदी बोला गया, लेबर जिसको बेगर बोला गया, पटवारी जिसको विलेज अकाउंटेंट करने का काम करते हैं उसको पटवारी बोला गया, हेडमैन को मंडल बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। कोरवाज जो कि सन थे गंधारी के, एकव्या हिरन धनुष, और पांडवा सन ऑफ पांडु, और स्वर्णकार जो गोल्डस्मिथ को स्वर्णकार बोलते। तो ये पॉइंट आपसे आ सकते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, जहां पे कलकत्ता से दिल्ली अपनी कैपिटल ट्रांसफर कब करी गई थी, 1911 में करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। रेलवे फ्रॉम बॉम्बे टू थाने जो चलाई गई थी सबसे पहले 1853 में चलाई गई थी, आपको याद रखना है। कॉर्न वॉलिस कोड कब आया गया था, 1793 के अंदर। और मद्रास हार्बर कंप्लीट कब हुआ, 1881 के अंदर। एमएस वॉट्स ने बिगिन करा एक्जावेशन हड़प्पा को, कब हड़प्पा की यानी कि खुदाई कब शुरू कराई गई थी, 1921 में। एक्जावेशन शुरू करा मोहनजोदारो का 1925 में। REM व्हीलर है, उन्होंने हड़प्पा की एक्जावेशन कब करी थी, 1946 के अंदर। और SR राव ने लोथल की एक्जावेशन कब शुरू करवाई थी, 1955 में। और दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक तरह से बंगाल के जो सारे राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब ट्रांसफर हो गए थे, 1765 को। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1761 को। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनमें से कुछ आ सकता है, कुछ एक याद करके चले जाओगे तो भी आपका काम चल सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो ध्यान देना, इनको इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह ने इन्वेड कब करा इंडिया के ऊपर और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, 1739 में। लास्ट मुगल रूलर थे वो 1857 में थे, बहादुर शाह जफर थे, आपको पता है जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उस टाइम में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कब करी थी, 1914 में करी थी, 1940 में। गांधी जी ने स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट कब, 1942 में। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया, 1946 के अंदर आया। उसी कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, याद रखना है आपको। सोल्ट सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, 1930 के अंदर शुरू हुआ था। अब आगे कुछ डेट आती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेज होता है, प्री या अर्ली फेज कहलाता है वो 600 BC से 2600 BC का कहलाता है। और मैच्योर जिसको कहते हैं अपने, जिसको मिडिल भी बोल सकते हैं, 2600 BC से लेकर 1900 BC का है। और लेटर फेज 1900 BC से लेकर 1300 BC का कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 के अंदर फाउंड करी जाती है, और इसके सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको। जो पहली साइट थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो डिस्कवर करी गई थी, वो थी हड़प्पा, आपको पता है, और दयाराम साहनी ने वो करी थी। लोथल एक पोर्ट सिटी है जिसको डॉकयार्ड के तौर पे जानते हैं, याद रखना कि डॉकयार्ड कौन सी सिटी, लोथल को जाना जाता था। धोलावीरा एक इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है, कच्छ जो गुजरात का रीजन है वहां पे, और ये किसके लिए जाना जाता है, वाटर के मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि वाटर रिजर्वोयर के तौर पर, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। नागेश्वर और बालाकोटा 2 इंपॉर्टेंट साइट है कोस्टल एरिया की जो शेल मेकिंग के लिए फेमस है, इनमें से अपनों ने नागेश्वर को ऊपर कवर भी करा था, ध्यान देना आपको। ट्रेसेस ऑफ कनाल हमारे एक ही जगह मिलते हैं, शोरतुगई अफगानिस्तान के अंदर। टेराकोटा मॉडल्स हमें बन्ना वाली के अंदर भी मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है, हरियाणा के अंदर पड़ती है। द फेमस बुल सील जो इंडस सिविलाइजेशन वैली के अंदर फाउंड होते हैं वो कहां से होते हैं, हड़प्पा से होते हैं, याद रखना है। पशुपति की जो सील अपने को मिलती है वो कहां से मिलती है, मोहनजोदारो से मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। कार्नेलियल बीड्स अपने इसके अलावा जो मेन रीजन है वो चाहुंद्रो के अंदर मिलती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। इसके अलावा सील्स के अंदर कौन कौन से जानवर के अपने को मोटिव्स देखने को मिलते हैं, बुल, टाइगर, एलिफेंट, बिसन, गोट्स, बफेलो, इन चीजों के ध्यान देना है। तो लाइन यहां पे नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। द हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्टिवेटेड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन सी कल्टीवेशन वो करते थे मेनली, तो व्हीट, बार्ले को वो मेनली उगाते थे। इसके अलावा पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइन सीड, मस्टर्ड, डेट्स और कॉटन, इन सबको वो ग्रो करते थे। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आंखों से निकलवा दिया आपके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड एट हड़प्पा 1921 में वो हो गया था हमारा, और मोहनजोदारो को करा गया 1922 में राखलदास बनर्जी ने, ये भी अपनों ने पढ़ लिया था। कालीबंगा की डिस्कवरी कौन करते हैं, अमलानंद घोष करते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1953 के अंदर करते हैं, ठीक है। कालीबंगा के अंदर अपने को प्लाऊ की फील्ड भी मिले, वो अपनों ने पढ़ लिया। चाहुंद्रो को डिस्कवर करा जाता है 1931 में, NG मजूमदार ने करा था। SR राव ने डिस्कवर करा था लोथल को 1954 में, ठीक है। और आगे चलते हैं फिर अपने 1861 से लेकर 1885 में अलेक्जेंडर कनिंघम मेनली हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहते हैं। और मेन जॉन मार्शल का जरूर याद रखना, 1902 से लेकर 1928 का टाइम पीरियड रहता है। दयाराम साहनी का 1931 से 1935 में रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो, तो आपको थोड़ा सा आंखों से निकाल के चलना है। पहले अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके बाद में जेम्स बर्जीस आते हैं, उसके बाद जॉन मार्शल आते हैं, फिर हारोल्ड साहब आते हैं, और उसके बाद दयाराम साहनी आते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो थोड़ा थोड़ा याद कर लो, बस नाम याद कर लिया तो भी कर दोगे। अग्रहारा किसे कहते हैं, वो जमीन जो ब्राह्मण को दी जाती थी और जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था, इसको कहते थे अग्रहारा।
अर्थशास्त्र एक बुक लिखी गई थी जो गवर्निंग सिस्टम को बताती थी, और कौटिल्य ने ये बुक ली थी जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं। चीफ किसे कहते हैं? एक पावरफुल बंदा जिसकी पोजीशन बहुत बड़ी होती थी, जो हेरिडिटरी हो भी सकती थी, हेरिडिटरी नहीं भी हो सकती थी, याद रखना। एपिग्राफी किसे कहते हैं? इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। एरेथेनियन सी, ग्रीक नाम दिया गया रेड सी को, ये याद रखना। गहापति किसे कहते हैं? ओनर या मास्टर या हेड ऑफ ए हाउस होल्ड, उसे ही अपने क्या कहते हैं? गहापति कहते हैं। आगे इंस्क्रिप्शन, राइटिंग्स इनग्रेव ऑन द हार्ड सरफेस, स्टोन, मेटल और पोट्री। इंस्क्रिप्शन उन्हें कहते हैं जो कि अपनों ने राइटिंग इनग्रेव करा किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर, पोट्री के ऊपर। जनपदा किसे कहते हैं? वो जमीन जहां पे लोग रहते हैं उसे जनपदा कहते हैं। जटाकास, वो स्टोरी जो अपने को हेल्प करती है बुद्धा की टीचिंग को अंडरस्टैंडिंग करने में। वो मनुस्मृति क्या होती है? वन ऑफ द बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन इन संस्कृत के अंदर, ठीक है। और न्यूमिस्टिमेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाती है। ओलिगार्की, जहां पे एक बंदा रूल नहीं करता, ग्रुप ऑफ मेन रूल करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन रूल करते हैं, उसे अपने ओलिगार्की कहते हैं, याद रखना है आपको। प्रशस्ति, किसी राजा की प्रेज के ऊपर लिखी गई बातें प्रशस्ति कहलाती है। पेरीपल्स क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड, याद रखना, ये बात आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है। वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है? वो इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर रिकॉर्ड रखे जाते हैं गिफ्ट देने के और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसे वोटिव इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये भी हार्ड सरफेस वगैरह पे लिखा जाता है, याद रखना। इंस्क्रिप्शन लिखी उसी पे जाते हैं। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता, वो कहां पे लिखे? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति के तौर पे जाना जाता है, ये बात आप लोगों ने पढ़ लिया था। कुषाण किंग ने अपने आप को टाइटल दिया था देवपुत्र या सन ऑफ गॉड का, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट अपने रूलर के बारे में पढ़े तो कनिष्का ने टाइटल दिया था। कुषाण रूलर ही वो थे जिन्होंने लार्जेस्ट टाइप में गोल्ड कॉइन इश्यू करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में फर्स्ट रूलर कौन से थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इश्यू करे, वो इंडो ग्रीक्स थे, याद रखना है। इंडो ग्रीक ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले जो क्वाइंस थे या उनके ऊपर अपनी जो इमेज है उसको जारी करना शुरू करा था क्वाइंस के ऊपर, ये याद रखना है। योदेश एक ट्राइबल रिपब्लिक एंशिएंट इंडिया में आई थी जिन्होंने जो क्वाइंस इशू करे थे वो कॉपर और ब्रोंज के इशू करे थे, ध्यान रखना है। अब डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा अंकों से निकालो। हरियंका डायनेस्टी मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी से लेके 413 बीसी के लिए। उसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी, उसको हरा के आपको बताया उनके धनानंद जो होते हैं, नहीं, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद में आती है नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के धनानंद को हरा के मौर्यन डायनेस्टी आती है। और उसके बाद में मौर्यन डायनेस्टी के बाद का टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग है, आगे पीछे, तो मेनली यहां से आ सकता है। नीचे वाले को थोड़ा सा आप अंकों से देख लेना, क्या इंडो साइकेथेनियंस किंगडम जो कि शाका रूलर आए थे, उनके बाद कुशानाज आए थे, उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आई थी, साकाज जो आए थे वो 2nd सेंचुरी से 3rd सेंचुरी के बीच में, फिर कानवाज आए थे, फिर सतवाहनाज आए थे, और फिर गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी काफी लेट आई है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर अंकों से निकालना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, पक्का पक्का देखने को मिल सकता है। साउथ इंडिया की बात करें थोड़ी सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो चोला डायनेस्टी, पांड्यान डायनेस्टी, चेरा, पलवा, चालुक्य, तो इस तरह का इनका सीक्वेंस रहेगा, थोड़ा सा अंकों से निकाल लेना, थोड़ा सा माइंड में इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना कि किस तरह से आ रहा है। चोला, पांडवास, चेरास, ठीक है, उसके बाद मेनली पलवास डायनेस्टी थोड़ी सी आती है और फिर चालुक्य आ जाती है, तो थोड़ा सा चेक कर लेना। आगे धमा महावतार किसे कहा जाता है? वो ऑफिशियल जिनको अशोका ने अपॉइंट करा था अपने बुद्धिज्म की जो बातें थी, अहिंसा वगैरह, पीस वगैरह, मोरालिटी वगैरह को स्प्रेड करने के लिए। कलिंगा का वॉर कब हुआ? 261 में, ओडिशा में ये जगह पड़ती है, याद रखना। उसी के बाद में अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। आफ्टर दिस वॉर ये हो गया। वेलालर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लार्ज लैंड ओनर होते हैं उन्हें वेलालर कहते हैं। आदिमाई उसे कहते हैं, जो स्लेव होते हैं उन्हें कहा जाता है। और उजावर या अजावर उसको कहते हैं जो प्लाउ मैन होते हैं उनको कहते हैं। और मस्टूवन उसको कहते हैं जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते हैं उनको मस्टूवंस या मस्तावंस कहते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेक करें आप। गिल्ड्स या श्रेणीज किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें क्राफ्ट या प्रोड्यूसर या मर्चेंट का एक ग्रुप होता है उसे गिल्ड या श्रेणीज कहा जाता है। स्टोन स्ट्रक्चर जो कि इमर्ज हुए थे 1st मिलेनियम बीसी के अंदर, उन्हें मेगालिथ कहा जाता है, जिनमें 2 पत्थर साइड में खड़े करके उसके ऊपर पत्थर एक लेटाया जाता था ना, 2 वर्टिकल ऊपर हॉरिजॉन्टल। उसको सोआनिका या सुवारनिका किसे कहा जाता है? गोल्ड स्मिथ को कहा जाता है। संगम लिटरेचर जो लिखी जाती थी वो तमिल में लिखी जाती थी। अर्थशास्त्र के राइटर कौटिल्य है, इंडिका के मैक्सनीज है। राज का जो प्राकृत नेम है जिसको अपने बोलते हैं हाउस ऑफ द किंग, और ये इसके राज के कहते हैं बिहार के अंदर, ये बात अपनी हो चुकी थी। बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा का बर्थ कहां हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ। एनलाइटमेंट उन्हें कहां प्राप्ति हुई? 35 की एज में, यानी कि जिसको ज्ञान प्राप्ति बोलते हैं, बिहार के अंदर, बोध गया के अंदर। फर्स्ट सरमन उन्होंने कहां दिया? सारनाथ के अंदर दिया। इनकी डेथ कहां होती है? कुशीनगरा उत्तर प्रदेश में 80 साल की उम्र में, ये याद रखना। इस कॉन्सेप्ट को महापरिनिर्वाणा बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखना। बोधिसत्ता क्या होती है? जो एक ऐसा इंसान जो दूसरों को साल्वेशन को अचीव करने के रास्ते बताता है बुद्धिज्म के अंदर, उसे कहते हैं। बुद्धिज्म क्या है? एक रिलीजन है जो कि एशिया के अंदर हुआ, मेनली सभी एशिया की कंट्री में चलता है ऑलमोस्ट, ठीक है, और मेनली साउथ एशिया में तो जरूर चलता है। और गौतम बुद्धा इनके मेन वो थे फाउंडर।
अब लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच, बुद्धा अपनी कौन सी भाषा के अंदर प्रीच करते थे, उपदेश देते थे, तो पाली में देते थे। सांची का स्तूप है वो कहाँ मिलता है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी नियर भोपाल में मिलता है। 24 टीचर जैनिज्म के, जिनको तीर्थंकर कहते हैं, याद रखना है। नया ट्रेडिशन बुद्धिज्म का उसे क्या कहते हैं, महायाना कहते हैं, न्यू ट्रेडिशन को। फर्स्ट वोमेन जिन्होंने ये काम करा, मतलब भिखुनी बने, वो आपको पता है महाप्रजापति गौतमी थे, पढ़ लिया था। सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड कब करा गया, 1989 के अंदर करा गया। बेगम ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये दो बेगम थी जिन्होंने क्या करा था, प्रिजर्व करने का काम करा था। किसको प्रिजर्व करने का काम करा था, सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने का काम करा था, याद रखना है आपको। चैत्या क्या होता है, एक फुनरी माउंट को चैत्या बोलते हैं। हेगियोग्राफी अपने कवर कर चुके हैं। हिंदुइज्म क्या है, एक रिलीजन है इंडिया का जो जिनके अंदर बहुत सारे डेटीज की वर्शिप करी जाती है। जटाका स्टोरी जो बुद्धा के बारे में बताती है, उनके टीचिंग्स के बारे में बताती है। कूटाग्रहशाला अपनी कवर कर चुके हैं। संघा क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस मोंक की, उसे संघा कहते हैं। सेविज्म ये भी एक धर्म हुआ था हिंदुइज्म का, जिनमें शिवा की वर्शिप करी जाती थी चीफ गॉड के तौर पर। शिखर किसे कहते हैं, जो कि एक तरह से मंदिर के ऊपर की जो साइट होती है जिसे गर्भगृहशाला कहते हैं, उसे शिखर कहा जाता है। स्तूपास आप जानते ही हो, जो बुद्धा के लिए बेसिकली बना होता है, उनके डिसिपाइल बनाते हैं, ऊपर का जो आधा गोल टाइप देखने को मिलता है वो स्तूपा है, सब जानते हैं इनको। सूत पिटका जो कहते हैं कलेक्शन होती है बुद्धा के डिस्कोर्स और टीचिंग को बताती है। अब थेरीज क्या होती है, वो वुमेन जो कि लिबरेशन को अटेन कर चुकी है, यानी कि मुक्ति प्राप्ति कर चुकी है, उसे थेरीज बोलते हैं, ये बात याद रखना। ती पिटिकास क्या है, ती पिटाकास वो है तीनों जो नॉलेज बुद्धिज्म की टीचिंग के बारे में बताती है, जिनमें सूत पिटाका, अभिनय पिटाका, अभिदम पिटाका आती है। वैष्णविज्म क्या है, हिंदुइज्म के अंदर इंपॉर्टेंट धर्म है जिनमें विष्णु की पूजा करी जाती है चीफ गॉड के तौर पर, ये याद रखना है। वेदास किसे कहा गया, एक वर्ड है हिंदू का जिसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि वेदास बुक जो नॉलेज देती है अपने को, अर्लीस्ट हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है जो हिंदुइज्म के बारे में बताता है। विनय पिटाका फिर आगे जो अपने पढ़ चुके हैं। अबुल फजल अकबर के हिस्टोरियन थे, एक बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अकबरनामा लिखा, आईने अकबरी लिखा। इंपॉर्टेंट सोर्स है जो अकबर के बारे में, मुगल के बारे में सबसे बड़ी जानकारी देती है, वो यही देती है। आमीन क्या होता है, the official responsible for ensuring that imperial regulation were carried out in the provinces, उसको आमीन कहते हैं, यानी कि जो ये चेक करता है कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बंजर जमीन किसे कहते हैं, एक ऐसी जमीन जिसको अपने अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा लगभग 5 सालों से ज्यादा टाइम हो गया है। आगे है गिवोनी कैरीर किसे कहते हैं, एक इटालियन, कैरी कहते नहीं है, एक इटालियन ट्रेवलर थे जिन्होंने अपना अकाउंट बताया था, जिन्होंने बताया था इस अकाउंट में कि इंडिया के अंदर सिल्वर किस तरह से आया है। हासिल किसे कहते हैं, जो रेवेन्यू एक्चुअल में कलेक्ट कर ली गई है उसे हासिल कहते हैं। और जहांगीर किसे कहते नहीं है, रूलर है, आपको पता ही होगा, मुगल एम्परर जिसने तंबाकू को बैन करा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। जामा किसे कहते हैं, जमा नहीं है, जमा है ये जो अमाउंट हमने रियल में कलेक्ट कर ली है टैक्स के तौर पे, उसे जमा कहते हैं। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर कौन थे, 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच ट्रेवलर थे जिन्होंने अकाउंट लिखी, वैल्यूबल इंपोर्टेंट अपने को जानकारी दी उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो आंखों से निकाल के चलना। 17वीं सेंचुरी में आए थे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी देती है। खुद खास्ता पिजन किसे कहते हैं, भाई जो अपने गांव में रह के अपनी खेती पे काम करते हैं मेनली। पही खास्ता वो होते हैं जो या तो नॉन रेजिडेंट हो, या ऐसे मान लो नॉन रेजिडेंट है तो दूसरे की जमीन पे जाके काम करना, या नॉन रेजिडेंट हो बाहर से आके काम करना, उन्हें पही खास्ता कहते हैं। और खुद खास्ता जो अपने ही गांव में रह के खेती करते हैं, याद रखना। परगना आपको पता है कि एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन थी मुगल प्रोविंसेस के अंदर, उसे परगना कहते थे, परगना बोलते हैं वैसे इसे परगना। पेशकश क्या है, एक फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल, यानी कि जो उनको एक तरह से पेशकश का मतलब जो इनके अंडर में रहते थे वो दूसरे एरिया में रूल करके आके और मुगल के राजा को एक ट्रिब्यूट देते थे, उसको पेशकश कहते थे। रेत आप जानते ही हो कि पीजेंट को कहते हैं इंडो पर्शियन सोर्स के अंदर। श्रोफ क्या है, एक मनी चेंजर का काम करने वाला जो एक बैंकर के तौर पे काम करते हैं, उसे श्रोफ कहते हैं। आईने अकबरी जो आ गया पूरी बातें कि 16वीं सेंचुरी में लिखी गई, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे, इन्होंने डिटेल रिकॉर्ड दिया था उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, और इवन उनकी पूरे अकबर के रेन के बारे में, उनके बारे में। यहां पे आईने अकबरी इज एक्चुअली द 3rd वॉल्यूम है अकबरनामा का, और एक बड़ा क्रॉनिकल है अकबर की लाइफ का। यहां पे कुछ एक बातें लिखी है इनके पार्ट की कि मंजिल आबादी वो है जो उनके इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में जानकारी देती है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ सकता है। मुल्क आबादी है वो फिजिकल मैटर के बारे में जानकारी देती है, और सिपाह आबादी उनकी जो मिलिट्री कैसी व्यवस्था है, वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, उनके बारे में जानकारी देती है। यहां पे एक वर्ड है चाचार किसे कहते हैं, तो वो जमीन जिसको 3 से 4 साल से टाइम से आपने खाली छोड़ रखा है, खेती नहीं कर रखी है, ये कुछ हद तक जियोग्राफी की टर्मिनोलॉजी आ रही है। यहाँ पे बंजर लैंड जिसको 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए आपने
आपने खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट है पोलस लैंड कल्टीवेटेड, जिसको हर साल आप एनुअली कल्टीवेटेड करते हो उसे पोलस लैंड बोलते हैं, यानी कि फर्टाइल जमीन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। कौन सी मेन क्रॉप थी, वो इंडिया से अफ्रीका और स्पेन से होते हुए आई, मेज आई थी, मक्का ऐसे आई थी। हेड ऑफ पंचायत को मुकद्दम कहते हैं, याद रखना है। अहमद शाह ने अब्दाली ने मराठा को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हराया था, याद रखना है आपको। बाबर ने डिफीट करा था इब्राहिम लोदी को, जो कि लास्ट दिल्ली सल्तनत का रूलर था, फर्स्ट पानीपत में बैटल में 1526 को, और मुगल रूल को स्टेब्लिश करा था। आईने अकबरी उसकी 5 बुक है, जिनमें 3 के पार्ट अपने ऊपर नाम पढ़ चुके हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ओटोमन अंपायर था, वो टर्की कंट्री से बिलोंग करता था। कौन सी क्रॉप्स को मुगल पीरियड में कैश क्रॉप के तौर पर उगाया जाता था, सुगर कैन और कॉटन को उगाया जाता था। क्रॉप जिनको मेनली बैन करा था जहांगीर ने, तंबाकू को बैन करा था, ये बात आपको याद रखनी है। परफेक्ट क्रॉप क्या नाम क्या बोलते हैं, जिन्स ए कामिल बोलते हैं, यहां पे फर्स्ट गलत लिखा गया, जिन्स ए कामिल बोलते हैं जो परफेक्ट क्रॉप होती थी उसे। अब यहां पे थोड़ी सी आपको पीरियड के बारे में बता गया, इंपॉर्टेंट डेट्स है तो निकाल लेनी आंखों से। 1526 में बाबर ने डिफीट करा इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे। नेक्स्ट बात करते हैं 1530 से लेके 40 तक किसका फेज रहा था। फर्स्ट फेज था हुमायूं के रूल का, आपको पता है बाद में वो हार गया था शेर शाह सूरी से, और बाद में वापस आता है, और बाद में वापस अपनी जीतती हुई जो हारी हुई एरियाज है 1555 से लेके 6 के अंदर जीत जाता है, और बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो बाद आता है अकबर। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 तक रहता है। उसके बाद आते हैं जहांगीर, 1605 से 27 तक रहते हैं, और उसके बाद शाहजहां 1628 से लेके 58 तक रहते हैं, और लास्ट इनके जो पावरफुल रूलर है वो थे औरंगजेब। उसके बाद 1739 फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नादिर शाह ने अटैक करा इंडिया के ऊपर और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। 1761 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा देते हैं। थर्ड बैटल होती है पानीपत की, जो ऊपर अपने पढ़ के भी आ चुके हैं। फिर है कि दीवानी जो बंगाल के राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कब हो गए थे, ऊपर अपने पढ़ के आ चुके थे, 1765 के अंदर आई है। और लास्ट मुगल रूलर थे वो 1857 में बहादुर शाह सेकंड थे। अब ये बात आपको याद रखनी है। आर्य समाज क्या था, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदू रिफॉर्म के लिए बनाया गया था 1920 सेंचुरी के अंदर, जो मेनली पंजाब के आसपास के एरिया में एक्टिव हुआ था। इन्होंने मेनली प्रयास करा था कि आपको अपनी पुरानी कल्चर को रिवाइव करना है, वैदिक लर्निंग को, लेकिन रिवाइव करना कैसे, वेस्टर्न लर्निंग के साथ, यानी कि वेस्टर्न की अगर कुछ बातें अच्छी सीखने को मिल रही है तो उनको भी अडॉप्ट अपने को करना है, याद रखना है। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का निर्माण भी होता है, और उसी कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी विदाउट इलेक्शन के। आपको पता है बिना इलेक्शन का मतलब, इलेक्शन तो हुआ था लेकिन उसे प्रोविंशियल इलेक्शन बोलते हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कन्फेडरेशन क्या होता है, एक यूनियन ऑफ फेयरली ऑटोनोमस और सोवियन स्टेट की बॉडी को कन्फेडरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने अपोज करा कैबिनेट मिशन प्लान का 16 अगस्त 1946 को, बहुत बड़े लेवल पे दंगे हुए, खासतौर से कलकत्ता के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। 16 अगस्त 1946 को हिंदू महासभा, जो कि एक हिंदू पार्टी होती है जो एम करती है यूनाइट करने को, हिंदू सोसाइटी को एनकरेज करने का प्रयास करती है। आगे बात करते हैं म्यूजिक बिफोर मॉस्क्यू, क्या मतलब होता है इसका, द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक बाय रिलीजियस प्रोसेशन के दौरान आउटसाइड मॉस्क्यू के बाहर नमाज या प्रेयर पढ़ते टाइम, ठीक है। और इसके बेस पे हिंदू और मुस्लिम में रिवोल्ट्स हुए थे। मुस्लिम लीग आपको पता है कि ढाका के अंदर फॉर्म्ड होती है, 1906 में फॉर्म्ड होती है, और यही वो पार्टी है जिसने 1940 के अंदर डिमांड कर दी थी कि हमें तो 2 कंट्री बनानी है, 2 नेशन थ्योरी भी इसने दे दी थी। आगे बात करते हैं पाकिस्तान रिजोल्यूशन क्या था। ये रिजोल्यूशन वो था जो अडॉप्ट करा गया था मुस्लिम लीग के द्वारा ऑटोनोमस देने के लिए, कि मुस्लिम मेजोरिटी को एक अलग से ऑटोनोमस दे दो, यानी कि अलग से कंट्री बना दो। 2 नेशन थ्योरी इन्होंने दी, ये बात मैंने आपको बता दी, आप आंखों से निकाल लेना। यूनियनिस्ट पार्टी क्या थी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने रिप्रेजेंट करा था इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख और पंजाब इनके। इसके बाद इंपॉर्टेंट टाइमलाइन गांधी जी के चैप्टर की है, तो याद आपको रखना है। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने, द नोटेड उर्दू पोइट ने स्पीक करा क्या, ऑफ द नीड ऑफ ऑटोनोमस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट विद इन अ लूज इंडियन फेडरेशन के तौर पे। 1930 में नाम दिया गया, जो पाकिस्तान नाम है, वो पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, इन्होंने ये नाम दिया था पाकिस्तान नाम 1933 के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। 1940 के अंदर आपको पता है मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दिया था लाहौर रिजोल्यूशन के थ्रू कि हमें एक अलग से कंट्री बना दो। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद सिमला कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे फेल होती है। 1946 में क्या क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आता है मार्च के अंदर, इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जुलाई के अंदर। तो यहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तौर पे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना है। डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग के बीच में दंगे करवाए गए इंडिया के अंदर, अगस्त 16 को भी ऊपर पड़ गए, वो भी 1946 में होते हैं। और सितंबर के अंदर क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है 1946 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। 1948 में गांधी जी का 30 जनवरी को असैसिनेशन हो जाता है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने एक ऑथर होते हैं, बादशाह नामा जिन्होंने लिखा, विच क्रॉनिकल द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ
शाहजहां के रूल के बारे में जो बता रही है। अब अबुल फजल कौन थे, 10 बार पढ़ चुके हैं। ये आगे आता है इंपॉर्टेंट। आगाछा क्या है, कोक्यूबाइन हु ऑक्यूपाइड द लोएस्ट पोजीशन इन द हरम। हरम ये एक ऐसे मान लो एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह रखी जाती थी मुस्लिम रूलर के द्वारा जहां पे फीमेल स्लेव को रखा जाता था अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं उसको एक तरह से अपने आगाछा बोलते हैं। और आगाज एक टाइटल दिया जाता था जो राजा की वाइफ तो होती थी लेकिन एक नोबल फैमिली से, मतलब बड़ी फैमिली से नहीं होती थी उनको। आगे एक्सिस मुंडी किसको बोलते हैं, एक लैटिन फ्रेज है, अ पिलर और पोल बिलीव टू सपोर्ट द अर्थ, यानी कि ऐसा माना गया कि एक पिलर या पोल जो कि अर्थ को सपोर्ट कहते हैं उसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। बाबर जिसने कहते हैं डिफीट करता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। बेगम्स द टाइटल गिवन टू द किंग वाइफ हु वर ऑफ द नोबल बर्थ, यानी कि नोबल बर्थ से हो, अच्छे बड़े परिवार से हो, उसे बेगम कहते हैं। और आगाज उसे कहा जाता है जो नोबल परिवार से ना हो, एक किंग की वाइफ को। कैलीग्राफी क्या कहते हैं, लिखने के एक तरीके, सुंदर तरीके से लिखा जाता है, कैलीग्राफी कहते हैं। अब एक चगताई टक किसे कहते हैं, वो चगताई टक्स कहलाते हैं जिनका ट्रेसेस कहीं ना कहीं से जो जेंगीज खान या गेंगीज खान के बड़े बेटे से आ रहा होता है। आगे है चाहा तास्लीम किसे कहते हैं, एक ऐसा फॉर्म जो कि सैल्यूटेशन टू द एम्परर विच इज डन 4 टाइम, यानी कि एक राजा को 4 बार सैल्यूटेशन यानी कि एक तरह से प्रणाम करने का एक वे होता है, जिसकी आप फोटो देखना आपको थोड़ा अजीब ही लगेगा। एक राजा को 4 तरीके से वो प्रणाम करते हैं, नीचे से झुक के ऊपर ऊपर होना होता है वो। और क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, जो अपने रिकॉर्ड्स और इवेंट के कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में अपने को जानकारी देते हैं। आगे डायक्रॉनिक अकाउंट क्या होते हैं, वो ट्रेसेस जो कि डेवलपमेंट हुए हमारे किसी पर्टिकुलर प्लेसेस के ऊपर पीरियड ऑफ टाइम में, उनको अपने बोलते हैं। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप की, जिसमें यह कहा जाता है कि राजा को भगवान ने भेजा और जनता को उसका फॉलो करना पड़ेगा। गुलाबदन बेगम वो थी जो बाबर की बेटी थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। आगे बात करते हैं हरेम, वो जगह होगी पढ़ लिया अपनों ने। हुमायूं के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। जहानारा क्या होती है कि शाहजहां की डॉटर थी जिसने कहते हैं कहीं ना कहीं डिजाइन करा चांदनी चौक बाजार को, और साथ ही साथ में शाहजहांबाद के अंदर कई सारी बिल्डिंग्स को बनाया। जहांगीर जो आपको पता है ही कंटिन्यू द पॉलिसीज ऑफ हिज फादर, की पॉलिसी को कंटिन्यू करा और इसने नूर जहां से शादी करी थी। और जलालुद्दीन अकबर के बारे में बताया गया जिन्होंने कहते हैं सेकंड बैटल के अंदर हेमू को हराया था पानीपत में 1556 के अंदर, ये बात अपने को पता ही है। और इसी ने मनसबदारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कराया था। अब आगे आएगा नीचे मनसबदारी सिस्टम क्या है। जजिया क्या होता है, वो टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर लगाया जाता था मुस्लिम रूलर के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना। कॉर्निश क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन टू द एम्परर, यानी कि एम्परर को एक सेरेमोनियल सैल्यूटेशन, वही माने संवादन वगैरह करना, उनको एक तरह से प्रणाम वगैरह करना, उसको कॉर्निश बोलते हैं। मनसब ये वही होती थी जैसे मुगल रूलर है ना, वो अपने अंडर में राजपूत रूलर को रखते थे, तो उनको जो जमीन वगैरह दी गई है, जो सैलरी वगैरह दी जाती थी, उसे मनसब कहते थे। और मनसबदार एक तरह से उसका रॉयल रैंक होता था कि जिस राजपूत रूलर को कौन सा रैंक मिल रहा है उसे मनसबदार बोला गया। मनुस्क्रिप्ट जो हाथों से लिखे गए रिकॉर्ड है उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। नस्टालिक क्या होती है, कैलीग्राफिक स्टाइल होता है राइटिंग का जिसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के तौर पे उनको लिखा जाता है। इसकी आप फोटो देख लेना, आपको और बेटर समझ में आएगा। आगे एक राइटर के बारे में लिखा है, वो थोड़ा सा आप पढ़ लो, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉलीगेमी जिसके अंदर एक इंसान, एक बंदा, एक से ज्यादा जिसकी पत्नी हो, और पॉलीएंड्री जिसमें एक औरत के बहुत सारे पति हो, याद रखना। और राजा भारमल कछावा वो राजपूत रूलर था आम्बेर का, जयपुर का, जिसने सबसे पहले मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे मुस्लिम से, यानी कि अकबर से अपनी बेटी की शादी करवा के। राजा टोडरमल कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर में था, जो कि मुगल के रेवेन्यू सिस्टम को चेक करता था, अकबर के नवरत्न में से एक था। सवार किसे कहते हैं कि एक जो मनसबदार जो राजपूत रूलर होता था उसके अंडर में कितने हॉर्समैन है उसी को सवार कहते थे। आगे है स्क्रिप्टिटोरियम, क्या है, एक ऐसा जगह जहां पे मनुस्क्रिप्ट को रखा जाता है, स्टोर करा जाता है। आगे कुछ एक महात्मा गांधी के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स है, और लास्ट टॉपिक है ये हमारा खत्म हो जाएगा। 1915 में गांधी जी क्या आए थे, अफ्रीका से इंडिया में आए थे। 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था। 1918 में पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट करा गया था खेड़ा गुजरात के अंदर, ठीक है, और बाद में वहां पे वर्कर मूवमेंट भी हुआ था अहमदाबाद के अंदर 1918 में। 1919 में रोलेट एक्ट पास करा गया था, आपको पता है, जिसने कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टी को कर्टेल कर दिया था, कम कर दिया था। इसके बाद में जलियांवाला बाग में स्केयर भी हुआ 13 अप्रैल 1919 को, कौन भूल सकता है। खिलाफत मूवमेंट भी शुरू कर दिया गया था जब ओटोमन अंपायर के अंदर खलीफा नाम का जो इनका स्पिरिचुअल पद है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तब दो ब्रदर्स ने शुरू करा था, ये आपको पता ही है। एक का नाम शायद मोहम्मद अली, एक का नाम शौकत अली था। 1920 से 22 के बीच में आपको पता है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करा गया था, इसको कोल्ड ऑफ कर दिया गया था चोरा चोरी इंसिडेंट के अंदर 1922 को, जब वहां पे 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था। कहीं कहीं 23 पुलिसमैन भी दिए होते हैं, वो आप मेरे अकॉर्डिंग 22 पुलिसमैन सही होगा, वो डेटा है वो अलग अलग दिए होते हैं। 1927 में साइमन कमीशन को सेटअप करा गया। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था, बाद में इसका विरोध करा गया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, और कहां पे किस लीडर ने साइमन गो बैक के नारे लगाए वो आप इंपॉर्टेंट आंखों से खुद निकाल के जाओगे, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता के जा रहा हूं। पूर्ण स्वराज की डिमांड 1929 के कांग्रेस सेशन में करी गई थी। 1930 के अंदर से आप अपनों ने देखा था कि दांडी मार्च शुरू हो गई थी,
ये 2 मार्च गलत लिखा है, 12 मार्च से शुरू हुई थी, ठीक है भाई, दांडी मार्च, ये थोड़ा सा चेक कर लेना आप। 1930 में गांधी इरविन के बीच में पैक्ट होता है, समझौता साइन होता है गांधी जी और इरविन के बीच में, और 1934 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कोल्ड ऑफ कर दिया जाता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिससे हमारा आज का जो एक्ट बना हुआ है, आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहां से ली हुई है। आगे बात करते हैं 1939 के अंदर, तो 1 सितंबर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन होता है 1939 को, ये बात याद रखनी है। कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था इसके बाद यहां से, और 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है, ये बात थोड़ी सी याद रखना है। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम पे हमारी कंट्री में क्रिप्स मिशन भी जिसको बोलते हैं, वो 1942 में आया था, जिसको कांग्रेस ने डिनाई कर दिया था, प्रपोजल को अनएक्सेप्ट कर दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है हमारी कंट्री में 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने लॉन्च करा था। आईएनए ने जापानीज ट्रूप्स एंटर कर ली थी आईएनए के साथ, कहा 1944 में इम्फाल के अंदर। 1944 में एंड हो गया था कोल्ड वॉर का, और 1946 वो दोबारा आ गई। मार्च के अंदर कैबिनेट मिशन आया, इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जुलाई के अंदर, और डायरेक्ट एक्शन डे जो आ गया था अगस्त के अंदर। ये बातें सारी अपनों ने कंप्लीट कर ली है।